चुनाव समिति की कार्यप्रणाली पर आप क्या कहेंगे? उनकी बात को इग्नोर कर दिया, क्योंकि उससे ये स्पष्ट होता है कि चुनाव समिति एक ग्रुप से मिली हुई थी। इस चुनाव समिति के खिलाफ कोर्ट की शरण लेनी पड़े तो हम कोर्ट की शरण लेंगे। नमस्कार, संवाद प्लस न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे श्री अग्रवाल समाज समिति जयपुर के 19 मई 2024 को हुए चुनावों पर, जिसमें 15,000 से अधिक अग्रबंधुओं ने अपने मतदान का उपयोग किया और बढ़ चढ़कर उत्साह से हिस्सा लिया। लेकिन आज वही चुनाव एक उलझन और पहेली बनकर समाज के सामने खड़े हैं। इस पूरे चुनाव में 183 समाज प्रतिनिधियों ने उत्साह से भाग लिया, लेकिन चुनाव परिणाम आने तक कुछ बातों को लेकर कुछ लोग न्यायालय की शरण में चले गए और ये चुनाव एक पहेली बनकर रह गया, जिसका आज तक कोई भी सर्वमान्य समाधान या हल फार्मूला नहीं निकल पाया। मेरी नज़र में देश का संविधान भी यही कहता है कि कोई भी पारिवारिक व सामाजिक किसी भी समस्या का समाधान सबसे पहले आपसी बातचीत से करने का प्रयास करना चाहिए, और कोई समस्या संस्था, ट्रस्ट व समिति की है तो उसे बनाए गए विधान द्वारा ही हल करने का सबसे पहले प्रयास किया जाना चाहिए। अग्रवाल समाज के इस चुनाव में 3 ग्रुप के 183 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, भाग लिया, जिसमें लखदातार ग्रुप, जिसे लीड कर रहे थे चंद्र प्रकाश भाड़ेवाले, दूसरा ग्रुप प्रदीप मित्तल, जिसे लीड कर रहे थे राकेश गुप्ता, और तीसरा ग्रुप प्रगति ग्रुप, जिसको आनंद गुप्ता द्वारा लीड किया जा रहा था। अब जब परिणाम आने ही वाला था, प्रगति ग्रुप से कुछ लोग न्यायालय की शरण में चले गए और स्टे ले लिया। फिर भी अघोषित परिणाम को ही यदि परिणाम माना जाए तो क्रमशः 29, 28 और 3 कैंडिडेट्स विजय घोषित किए गए हैं, जिसको आधिकारिक रूप से घोषित नहीं कहा जा सकता। परिणाम अभी न्यायालय में जिसे चुनौती दी गई है, परिणाम लंबित है और अग्रवाल समाज बंधु आज परिणाम आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में संवाद प्लस टीम ने 29 सीट जीतने वाले राकेश गुप्ता से इस चुनाव के बारे में कुछ सवाल जवाब किए। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। इस चुनाव को लेकर आप क्या कहेंगे? इस चुनाव को लेकर मैं यही कहूँगा कि जो चुनाव हुआ है, इसमें चुनाव समिति के कुछ लोग एक अन्य ग्रुप से मिले हुए थे। ये हमें बहुत बाद में पता लगा। हम जब चुनाव लड़ने गए तो पहले 60 व्यक्ति जो हमारे तरफ से खड़े हुए थे, जो प्रदीप मित्तल ग्रुप से खड़े हुए थे, उनको हमने एक ही बात बोली थी कि आपको चुनाव बिल्कुल सभ्यता से लड़ना है, किसी तरह की बेईमानी नहीं करनी है, किसी भी तरह से अपन को किसी से लड़ना नहीं है। हमने पहली शर्त यही रखी थी हमारे 60 जो लोग खड़े हुए थे उनके सामने। और जब वहाँ जाके देखा तो कुछ लोग जो लाइट का काम करते हैं उनको कैटरिंग का ठेका दे रखा था, किसी को ऐसे लोगों को जो टेंट का काम नहीं करते उनको टेंट का ठेका दे रखा था। अंदर तो बिल्कुल ऐसा हो रहा था कि जैसे कोई वहाँ कोई फंक्शन चल रहा हो। लोग थप्पे लगवा रहे थे, आपने वीडियो भी देखे होंगे। लोगों के पास एक ही ग्रुप की पर्चियाँ हर टेबल के ऊपर रखी हुई थी। तो इससे ये लगता है, संदेह उत्पन्न होता है कि चुनाव समिति के कुछ लोग, मैं सभी की बात तो नहीं कर रहा, परंतु कुछ लोग एक अन्य ग्रुप से मिले हुए थे। उससे हमें ऐसा धक्का लगा कि हमने जो करोड़ों रुपया इसमें लगाया है, या 183 लोगों ने जो करोड़ों रुपया लगाया है, उनके रुपये पे पानी फेरा गया है और ये समाज के साथ एक अन्याय है। ऐसा कभी चुनाव हमने आज तक हमारे जीवन में नहीं देखा जो ये समाज समिति का, श्री अग्रवाल समाज समिति का चुनाव हुआ है। आपके द्वारा दैनिक अखबार में एक अपील प्रकाशित की गई थी, उसका आधार क्या था?
क्या आप पीछे हट गए थे? ऐसा है, अखबार के अंदर जो हमने ये कहा था कि देखिए ये प्री प्लानिंग एक चुनाव था जिसको हमने समझने में बहुत देरी की। हमें उसी दिन पता लगा, हमने कोई रण नहीं छोड़ा। लोगों ने कहा कि रण छोड़ दिया, रण नहीं छोड़ा। इसीलिए हमने अखबार में दिया था। समाज का जो कार्य है वो करने के लिए आए थे, वो करेंगे, परंतु उसमें स्पष्ट ये किया है कि अगर ऐसी बेईमानी से अगर समाज में काम होता है, उस समाज बेईमानी के हिसाब से हम कार्य नहीं कर सकते। ये हमने पेपर में दिया था, परंतु लोगों ने कुछ सही भी समझा, किसी ने गलत भी समझा। आप इस अपील से क्या संदेश देना चाहते थे? हम समाज को ये दिखाना चाहते थे कि जो समाज में चुनाव करवाए गए हैं वो एक प्री प्लानिंग चुनाव करवाए गए थे, करोड़ों रुपए पे पानी फेरा गया था। ऐसे चुनाव अगर होते हैं और समाज के लोग साथ नहीं रहते हैं कि अगर चुनाव समिति ने कुछ किया तो बोलने का एक जज्बा भी चाहिए समाज के अंदर। हमने वो ही दिखाने के लिए, वो ही एक्चुअल पोजीशन बताने के लिए पेपर के अंदर दिया था। चुनाव समिति की कार्यप्रणाली पर आप क्या कहेंगे? अभी भी हमारी बात हुई, हमने लोगों ने कहा कि नहीं आपको ही कार्यकारिणी बनानी है। हमने लोगों की बात को माना। हमारी पहली शर्त की कि 1111 वोट जो रिकाउंटिंग की गई, जिसको रिजेक्ट किया गया है, उन रिजेक्ट वोटों की गिनती करवा दीजिएगा। लोगों ने कहा नहीं अगर ये जितने भी वोट गिरे हैं उसकी मैन्युअल आप काउंटिंग करवा दीजिएगा। इसके लिए एक कमेटी भी बैठी, प्रभुजन बैठे, समाज के बड़े बड़े लोग, परंतु चुनाव समिति ने उनकी बात ही नहीं मानी, उनकी बात को इग्नोर कर दिया, क्योंकि उससे ये स्पष्ट होता है कि चुनाव समिति एक ग्रुप से मिली हुई थी। चुनाव समिति के चुनाव कार्य को आप निष्पक्ष मानते हैं या नहीं? बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाए। आप एक बात बताइए, अभी मेरे पास चुनाव समिति वालों के फ़ोन आए कि अपन क्या चाहते हैं। मतलब हम तो ये चाहते हैं कि आप उनके या तो 1111 की काउंटिंग करवाइए या मैनुअल काउंटिंग करवाइए। हमने कहा कि आज हमारे 29 लोग हैं, एक ग्रुप से 3 लोग हैं, 3 लोगों के 32 लोगों के साइन करवा के लिस्ट, हमने कहा कि चुनाव समिति ये लिस्ट लीजिए आप, 32 आदमियों के सामने 60 आदमी को बुला के इसको आप डिक्लेयर कीजिए कि 32 आदमी कार्यकारिणी बनाएगा। 11 आदमी की आपके कोई लिस्ट दे रहे हैं। समाज हित में आप क्या चाहते हैं? मैं अग्रवाल समाज के सामने ये घोषणा करना चाहता हूँ कि अगर एक ही आदमी जो अध्यक्ष बनना चाह रहा है, जिसने वोटिंग का पावर भी नहीं था, मैं पहला आदमी होऊंगा कि मैं उनको अध्यक्ष बनने के लिए 183 आदमी से रिक्वेस्ट करूंगा, उनके चाहे हाथ जोड़ने पड़े, परंतु मैं आपको घोषणा करता हूं कि उसको, उसी सज्जन को अपन अध्यक्ष बनाएंगे, परंतु वो समाज के लिए 51 करोड़ रुपए खुद के पास से उस बिल्डिंग में लगाए। पहला आदमी होऊंगा कि मैं उनको अध्यक्ष बनाने के लिए आगे आऊँगा, क्योंकि ये नहीं कि आप इकट्ठा कर रहे हैं पैसा, पहले पैसा तो पहले भी इकट्ठा किया हुआ है। अगर चुनाव समिति अगर सही ढंग से इसकी पालना करती, अगर निष्पक्ष बात करती, तो पहले वाले अध्यक्ष पे कंट्रोल करती। और ये जो बैंक का पैसा, बैंक से जो पैसा जमा किया गया है, ये निकाला गया है, ये चुनाव समिति ये अगर मिली भगत नहीं है तो वो पैसा क्यों निकाला गया? समाज समिति का कोई सदस्य ना हो तो भी क्या उसे अध्यक्ष बनाया जा सकता है? मैंने आपको पहले भी बताया कि 60 आदमी जब चुनाव में खड़े, 60 आदमी जब जीत के आए हैं, 60 आदमी में से जो आदमी 31 आदमी आपकी कार्यकारिणी के लिए 31 आदमियों का समर्थन होगा, वो ही आदमी आपका कोऑप्शन में 11 आदमी ले सकता है। और 11 आदमी वो लेगा जो कि वोट डालने का जिसके पास पावर होगा। परंतु आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा है कि जो वोट डालने का पावर नहीं था वो समाज का अध्यक्ष बन सकता है, तो मैं यही बोलूँगा, जहाँ तक मेरी जानकारी में वो अध्यक्ष नहीं बन सकता है। परंतु ठीक है, आदमी की लालसा होती है कि मुझे अध्यक्ष बनना है। मैंने अभी आपको कहा 51 करोड़ रुपए दो आप, पहला आदमी मैं हूँ, आपके साथ लूँगा। हमें पता तो लगे कि आपने समाज के लिए क्या किया आज तक, कितना पैसा समाज के लिए दिया पहले भी। आज प्रदीप मित्तल जी हैं, प्रदीप मित्तल जी ने कभी भी ये नहीं कहा कि मेरे को अध्यक्ष बनना है। उन्होंने मेरे से पहली शर्त, जब चुनाव डिक्लेयर हुआ तो पहली शर्त ये रखी थी कि चुनाव आप लड़ेंगे तो न तो मैं अध्यक्ष बनूंगा, न मैं कोऑप्शन में आऊँगा। और ऐसे दानी आदमी आज आदर्श नगर शमशान घाट में इकल्ले शवम के उस पे खर्चे पे आदर्श नगर अग्रवाल समाज का जो शमशान घाट है वो सभी समाजों के काम में आने वाला है। उसमें भी वो विकास कार्य करवा रहे हैं, परंतु वो खुद के पैसे से करवा रहे हैं। 183 समाज के बंधु जिन्होंने चुनाव लड़ा था, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी चाहूँगा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष बनना चाहे जो
अकेले बेसिस पे 51 करोड़ रुपए वहाँ खर्च करता है, 51 करोड़ रुपये अग्रवाल समाज के नाम से दान करता है, 51 करोड़ रुपये उस बिल्डिंग में लगाता है, तो पहला मैं व्यक्ति होऊंगा जो कि 183 से रिक्वेस्ट करके उनको अध्यक्ष बनाऊंगा, चाहे वो उन्होंने वोटिंग पावर हो या नहीं हो। सामुदायिक भवन के निर्माण कार्य पर आप क्या कहेंगे? जो चुनाव में कार्यकारिणी बनाएगा उस बिल्डिंग को उसको बनाना चाहिए था। परंतु हम तो उस काम को नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि समाज का कोई अच्छा काम हो तो नहीं रुकेगा। परंतु चुनाव समिति को ये बोलना चाहिए था कि भाई आपको काम करने का इसमें अधिकार नहीं है, क्योंकि वो भी क्या कर रहे हैं, केवल बैंक का पैसा ख़त्म कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं बताइए आप मुझे। अगर वो आज 50 करोड़ रुपये उन्होंने इकट्ठा किया तो समाज के सामने वो लिस्ट दें कि इन लोगों से हमने ये इकट्ठा किया हो, ये हमारा पैसा, ये पूरी बिल्डिंग बन जाएगी। ये समाज को आश्वासन दें, एक अखबार में विज्ञप्ति दें कि हमने बिल्डिंग बन गई और ये बिल्डिंग बनेगी और इतना पैसा हमारे पास इकट्ठा हो गया। मतदान के बाद परिणाम हेतु काउंटिंग शुरू की गई और फिर रोककर 1 दिन के गैप के बाद पुनः काउंटिंग कराई गई। इस पर आप क्या कहेंगे? 19 मई को जिस दिन चुनाव था, इन्होंने घोषणा की थी कि चुनाव खत्म होने के बाद हम उसी दिन काउंटिंग करवाएंगे। परंतु जैसे ही इन्होंने काउंटिंग चालू करवाई और रात को करीब 12, 1 बजे, 2 बजे तक हमारे 60 प्रत्याशी वहाँ बैठे रहे, इंतज़ार करते रहे। इन्होंने बीच में ही काउंटिंग को इसलिए बंद कर दिया कि उस टाइम पे हमारी 52 से 53 सीटें आ रही थी। इन्होंने कहा कि इसमें एक लाइन आ रही है, इसलिए हम इसकी काउंटिंग कल करवाएंगे। फिर इन्होंने एडजस्टमेंट किया कंप्यूटर के अंदर, और कंप्यूटर पर एडजस्टमेंट करने के बाद भी हमारे वोटों का परसेंटेज इतना था कि इनकी हार हुई और हमारी 29 आदमियों की जीत हुई। मतपत्रों पर साइन 32 जीते हुए समाज प्रतिनिधियों के साइन को लेकर भी समाज में काफी चर्चा है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं यही चाहूँगा कि 183 लोग ईमानदारी का फैसला करें। अगर कोई भी आदमी बेईमान है तो उसको आप उसको निकालिए, उसको साथ मत रखिए। चुनाव समिति को पता है कि 32 लोगों के हमने साइन करवाए, 60 में से केवल 31 लोग चाहिए, 32 लोगों के साइन करवाए। फिर भी मैं चाहूँगा कि 1111 की काउंटिंग होनी चाहिए थी, और जो मतपत्र वहाँ हैं उस पर हमारे भी ग्रुप के लोगों के साइन करवाएं। वो साइन ज़रूर चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है अब चुनाव समिति या किसी पे भी कि जो मतपत्रों को सील किया गया है उसमें मेरे लोगों के साइन भी होंगे या नहीं होंगे। ये समाज के सामने रखना चाहिए इन लोगों को, और समाज के सामने रख के उसकी मतपत्रों की गिनती करवाएं। 183 आदमियों का भविष्य उसमें अंधकार में लटका रखा है, उसको लाएं बाहर। 183 कैंडिडेट्स में से कुछ का मानना है कि आज हम समाज में हंसी के पात्र बन गए हैं। सामाजिक कार्यक्रमों में आज हमसे चुनाव को लेकर चुटकी भी ली जाती है, जिससे मानसिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ती है। 183 में से कम 120 लोग तो ऐसे थे जिन्होंने आज तक मानसिक और सामाजिक प्रताड़ना झेली है, तो इनके खिलाफ हम कोर्ट में भी जाएंगे, न्यायालय में जाएंगे, क्योंकि इन्होंने एक मानसिक हमें प्रताड़ना किया है, मानसिक टेंशन दिया है, और मानसिक टेंशन के साथ में फाइनेंशियल टेंशन दिया है, और समाज के अंदर अग्रवाल समाज का नाम खराब किया है। तो हम इसके ऊपर विचार कर रहे हैं कि हमें इस चुनाव समिति के खिलाफ कोर्ट की शरण लेनी पड़े तो हम कोर्ट की शरण लेंगे। आपने देखा कि हमारी संवाद प्लस टीम ने राकेश गुप्ता से जिस तरह से सवाल किए, उससे ये तो साफ लगने लगा है कि चुनाव प्रक्रिया को लेकर जो प्रश्न उठ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कुछ इशारा भी कर रहे हैं। हमने कुछ अग्रवाल बंधुओं से चर्चा भी की। 183 कैंडिडेट्स में से कई लोगों से संवाद प्लस टीम ने बात की और ये जानना चाहा कि आखिर ये पूरा मसला क्या है और इसका समाधान क्या हो सकता है। ये भी देखने में आया कि कुछ लोगों ने कहा कि पिछले अध्यक्ष पद की कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। अग्रबंधुओं में से कुछ का कहना था कि ये सारे बार बार में न्यायालय में जाना, स्टे लगाना, अपील करना, ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि चुनावी मामला टलता रहे और समय जाया होता रहे। अब ये विचारणीय बिंदु है कि चुनाव में जो इतना करोड़ों रुपया लगा, क्या वो व्यर्थ ही जाएगा या इसका कोई सार्थक परिणाम समाज के हित में कभी निकलेगा। कुछ अग्रवाल बंधु जो चुनाव लड़े थे और परिणाम का इंतज़ार कर रहे हैं, उनमें से कुछ का ये कहना है, कुछ का ये मानना है कि
आज हम समाज में हंसी के पात्र बन गए हैं। हमें मानसिक पीड़ा से भी गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि कई लोग सार्वजनिक स्थल पर हमसे इस बात को लेकर हंसी मजाक करते रहते हैं, जहां पर हमें नीचा देखना पड़ता है, मानसिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ती है और हम उनके सवालों पर निरुत्तर हो जाते हैं कि आखिर जो आप चुनाव लड़े थे उसका परिणाम क्या रहा। 183 कैंडिडेट्स जो चुनाव लड़े थे, उनमें से कई लोगों का ये कहना था काउंटिंग जब सुचारू रूप से चल रही थी तो उसको रोका क्यों गया। अब बात करते हैं कि यदि लोग न्यायालय में चले गए हैं और न्यायालय की शरण और न्यायालय के न्याय के रूप में आने वाले फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं, तो अगर ये मान लिया जाए कि कोर्ट अगर ये फैसला दे दे कि ये चुनाव प्रक्रिया रद्द की जाती है, अमान्य है, तो फिर इतने करोड़ों रुपए का जो खर्च किया गया आखिर उसका क्या होगा। यदि कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि मैनुअल काउंटिंग कराई जाए, तो क्या अब तक जो मतपत्र रखे गए हैं वो सुरक्षित हैं। अब यदि पांचवा बिंदु ये भी उठता है कि मैनुअल काउंटिंग की बात को स्वीकार कर लिया जाए और उसके अंदर जितने भी घंटे और दिन लगें, उसके बाद यदि कोई परिणाम आता है तो पिछले परिणाम, कहने का अर्थ है 29, 28 और 3 वाले परिणाम जो 60 कैंडिडेट्स जीते हुए माने जा रहे हैं, जो अघोषित हैं, अगर उनमें से कोई जीता या उनमें से कोई हारा तो उसको आखिर स्वीकार कैसे किया जाएगा। जो दोबारा रिकाउंटिंग में हार जाएंगे उन्हें वो ये बात स्वीकार होगी या नहीं। एक प्रश्न ये भी उठता है कि 1111 मतपत्र जो निरस्त माने जा रहे हैं वो कौन से हैं। उनको अब ये कैसे पता किया जाएगा कि ये ही वो 1111 मतपत्र हैं जिनको मैनुअल रिकाउंटिंग दोबारा कराई जाए। इस तरह से देखा जा रहा है कि उलझनों पर उलझने बहुत हैं, लेकिन मेरा मानना है कि 183 में से जितने भी कैंडिडेट जो चुनाव लड़े थे वो एक टेबल पर बैठे और वहाँ 60 लोगों को ये अधिकार दें और वही 60 लोग 11 जो ऑप्शन में मेंबर आते हैं उनका चुनाव करें और इस तरह से 71 लोगों की कार्यकारिणी बनाकर अब आगे इसका संचालन, समिति का संचालन किया जा सकता है। महाराजा अग्रसेन जयंती का पर्व कैसे मनाया जाएगा, इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और क्या इस हेतु रिसीवर की नियुक्ति कराकर इस वर्ष या आने वाले वर्षों में महाराजा अग्रसेन जयंती को संचालित किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। सामुदायिक भवन जिसका निर्माण कार्य चल रहा है, जो लोग कर रहे हैं, अगर 183 लोग उस पर एक मत हो जाएं तो मेरा मानना है कि ज़रूरी जगहों पर लगने वाले कुछ चीज़ों में सोना और चांदी तक भी लगाया जा सकता है, ऐसा अग्रवाल समाज का संगठन कहता है। और लोग कहते हैं कि ये भी संभव है कि एक वास्तव में पूरे राजस्थान में सबसे बड़ा अग्रवाल समाज का सामुदायिक भवन का निर्माण हो सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में अगर हम देखें, वर्तमान में पिछली कार्यकारिणी द्वारा सामुदायिक भवन के निर्माण को प्रारंभ किया गया है, ये गलत नहीं है, लेकिन जब चुनाव हो गए हैं, चुनाव का परिणाम आना बाकी है, इस बीच इस कार्य को करने से बचना चाहिए। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि न्यायालय में लंबित इस समाधान क्या होगा और आगे समाज इसमें किस तरह की भूमिका का निर्वहन करेगा। आज बस इतना ही, शीघ्र मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक आप बने रहिए संवाद प्लस लोकेंद्र शर्मा की कलम से न्यूज़ चैनल के साथ।